डिग्रीज बेकार होने वाली है बहुत जल्दी, और ये शोर वैसे बहुत समय से चल रहा है, बट ना वो धीरे धीरे रियलिटी हिट करने लग गई है। There's no need even to have a college degree. When it comes to CA profession, जब कोई भी न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, सबके Yes. दिमाग में आता है ये तो बहुत पैसा कमा रहा होगा। Right. तो रियलिटी क्या है? तो देयर इज अ बैड न्यूज। करंटली हमें थोड़ा सा सैलरी में स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा है। कोई स्टैंडर्ड सैलरी नहीं है। कोई सीए बहुत पैसे कमा रहा होगा, कोई फ्रेशर सीए हो सकता है जॉब के लिए अभी तरस रहा हो कि भाई उसको 2-3-4 महीने लग जाए जॉब ढूंढने के लिए। सो पैकेजेस की जब बात होती है ना, तो एक चीज साथ में और जोड़ ली जाती है कि रैंकर है तो पैकेज ज्यादा होगा, अगर रैंक नहीं आई है तो पैकेज कम होगा। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर एक रैंकर सिर्फ एकेडमिकली ही स्ट्रांग है तो जरूरी नहीं है कि उसकी जॉब बहुत अच्छी लग जाएगी, वो भी स्ट्रगल करेगा। जब इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात होती है तो दुबई सामने आ जाता है कि दुबई में क्या चल रहा है, सीएस को लेके क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जो स्टूडेंट के मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे ड्यूरिंग द सीए जर्नी, तो वो एक सैलरी किलर है लॉन्ग रन में। उसमें आपका क्या ओपिनियन है? अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट एज लाइक अ फाइन वाइन। सीएस और डॉक्टर्स, आप एक बार दोनों प्रोफेशन को साथ में रख के देखिए, आपको कोई भी अच्छा रिच डॉक्टर मिलेगा ना, वो एक एज के बाद ही मिलेगा। वंस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपकी पहली जॉब शुरू हो जाती है, अब सब कुछ ना आपके ऊपर है कि आप कितना जो है इसमें वैल्यू एडिशन करते हो, आप कितना जो है वो नई चीजें सीखते हो, कितना जो है आप अपनी इंडस्ट्री को पेनिट्रेट करते हो। एंड ऑफ द डे मैं बार बार ये बात रिपीट करूंगा कि इट इज यू हु इज गोइंग टू डिसाइड कि आपको क्या सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको पहले डिजर्विंग बनना पड़ेगा। Exactly. सिर्फ डिजायर्स नहीं रखनी पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द सीए पॉडकास्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं सैलरी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में। इंडिया में कितनी सैलरी आज की डेट में मिल रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, रियलिटी क्या है, दुबई में कितनी सैलरी मिल रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, वहाँ पे चल क्या रहा है, और आप अगर सीए कर रहे हैं तो आपको कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए आगे चल के, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर डिस्कस होने वाली है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 300 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। सब्सक्राइब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको हर वीडियो में यही बोलूंगा। एंड आई एम डैम सीरियस जब मैं आपसे बोल रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए आपका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी। बस मैं ये चाहता हूं कि आप इन एपिसोड्स को देखें और देखने के बाद आप जो सोचते हैं, जो आपके माइंड में चल रहा है, आपको जो रियलिटी पता है, जो हम आपसे सवाल पूछेंगे, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। राइट, वीडियो को लाइक जरूर करने को आपको बोलता हूं और पूरा एपिसोड देखिएगा, सुनिएगा और रिफ्लेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। राइट, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, सैलरी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड एज यूजुअल हमारे साथ डिस्कशन के लिए हैं इस शो की को होस्ट वृंदा। आइए वृंदा जी, आइए, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा ही जो है वो शार्प मुद्दा उठा लिया आपने, सैलरी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्लीज पूछिए क्या सवाल है आपके पास? जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे ना, तो जब आपने बोला ना सैलरी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि एक्चुअली जब मतलब स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू सीए प्रोफेशन, जब कोई भी न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, तो मार्केट मींस रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबके दिमाग में आता है ये तो बहुत पैसा कमा रहा होगा। राइट। तो रियलिटी क्या है? तो पहले तो मैं ये बात एक बार और बोल दूं जो आपने बोली है। ये फैक्ट है कि आज भी ना एटलीस्ट दुनिया तो ये समझती है कि सीए बनते ही ऐसे जो पेड़ होता है ना, उस पे पैसे लगने लग जाते हैं, और वो पेड़ भी ऊपर नहीं लगते, वो पेड़ उल्टा लटक जाता है। राइट, और सीए जो है भाई बस उस पेड़ से पैसे तोड़ते रहते हैं और अपना घर जो है चलाते रहते हैं। बारिश हो रही होती है, पैसों की एकदम सड़कें सोने की बन जाती हैं और पता नहीं क्या हो जाता है। एक्चुअली में ऐसा बिलीफ है आज भी। एग्जैक्टली। राइट, और ये बिलीफ तब भी था जब मैं सीए कर रहा था, आज भी है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, इसमें कुछ सच्चाई भी है। ऐसे नहीं है, देखो कहीं बोलते ना कि धुआं उठ रहा है तो आग भी भाई कहीं ना कहीं जो है वो लगी हुई होगी। तो वो आग के बारे में हम बात करेंगे, क्या ऐसा एक्चुअली में हो सकता है, नहीं हो सकता है, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। रियलिटी जो आपने पूछा कि क्या है, तो सीए प्रोफेशन की खास बात क्या है कि इसमें ना कोई भी एंट्री ले सकता है, कोई भी। आप साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो, आर्ट्स वाले हो, आपने बस कक्षा 12वीं पास करी हो, आप आ जाओ इसके अंदर। राइट, या आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आ सकते हो। आपकी 12th क्लास का भी हमने कोई लिमिट नहीं लगाई है कि आपके भाई 99% मार्क्स होने चाहिए, 95% मार्क्स होने चाहिए। आपके बस वो जो भी आपके बोर्ड की रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो 33% थी, आप अगर क्लास 12th पास है, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, अब जब कोई प्रोफेशन इतना ओपन अप होता है ना, तो उसमें हर तरह का जो है वो कैंडिडेट आता है। राइट, और सिर्फ मैं मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा वृंदा, इस प्रोफेशन में आप देखोगे तो आपको एक
स्टेट के बिल्कुल छोटे से गांव में बैठा हुआ बच्चा भी दिख जाएगा जो सीए कर रहा है, और आपको दिल्ली मुंबई जैसी जो जगहें हैं यहाँ पे बैठा हुआ एक बच्चा जिसकी स्कूलिंग ऐसे स्कूल में हुई है जो भाई फर्राटेदार, जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, जहाँ अब एआई ही बताया जा रहा है जी, एआई ही पढ़ लो, मतलब एआई से ही सारा काम करवाया जा रहा है, उसको बड़ा अच्छा एक्सपोजर है, उसके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी पूरी फैमिली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट। वो वाला बच्चा भी आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी, ये कोर्स ना सबको एक बराबर ट्रीट करता है, राइट। कोई भी आ सकता है, किसी भी बैकग्राउंड से आ सकता है, किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ सकता है, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ सकता है। ये बात मैंने को क्यों बताई, ये कॉन्टेक्स्ट समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हम सैलरीज की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे सैलरीज ना आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अच्छा भाई हर सीए को जो है मिनिमम 20 लाख का पैकेज तो मिलता ही है। इसी बात की वजह से, अच्छा उसके बाद भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कोर्स का कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, जो लोग शायद सीए ना कर रहे हो उनको भी मिल जाएगा, और जो कर रहे हैं उनको वो तो शायद रिलेट भी कर पाएंगे। आप लोग भी बच्चों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा है या नहीं है कि आप सब अपने डिफरेंट बैकग्राउंड से, मैं बिल्कुल एक डिफरेंट बैकग्राउंड से था, मेरे साथ वाले जो मेरे फ्रेंड्स थे वो बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, हमारे साथ एक सुंदर कन्या थी, उसको तो भाई फैमिली ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही थी, हमारे साथ एक और हमारा फ्रेंड था, उसके पापा डिफेंस में थे, राइट। मेरे फादर की एक शॉप होती थी भाई, कुछ उनका इलेक्ट्रिकल जो है ठेके लेते थे मेरे फादर, तो हम सब ना बहुत डिफरेंट जगहों से थे। एनीवेज, सो अब आगे चल के और डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। क्या हो जाता है फिर, आप पढ़ते आप सब सेम हो, आपने भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है, मैंने भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है, आपने भी ऑडिट के स्टैंडर्ड सेम पढ़ने हैं, मैंने भी ऑडिट के स्टैंडर्ड सेम पढ़ने हैं। फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, फ़र्क आ जाता है आपकी ट्रेनिंग में। फिर किसी की ट्रेनिंग हो रही है बिग 4 में, किसी की ट्रेनिंग हो रही है बिल्कुल ही एकदम ऐसी फर्म में, और मैं ये नहीं कह रहा कि बिग 4 में ही ट्रेनिंग करनी चाहिए। एक तो लोग मिसकोट इतना करते हैं हद से ज़्यादा। मैं एक जगह पे ना एक मिसकोट का मैं आपको एग्जांपल दे दूं क्विकली। मैं एक जगह बात करके आया कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट आईएम से जो है वो एक उनका एफपीएम होता था, फैकल्टी, अब मैं नाम भी भूल गया उसका, कुछ तो प्रोग्राम होता था उनका, एफडीपी या नहीं फैकल्टी कुछ तो था, मतलब पीएचडी के बराबर होता था, राइट। बहुत साल पहले की बात है, मैं कहीं पे बोल के आया कि आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं एंड आप अगर इस तरीके से वहाँ करना चाहते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू पीएचडी समवेयर, तो आप कर सकते हो। एक बच्चे ने भाई मेरे अगेंस्ट लिखना शुरू कर दिया, ये कह रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिना कैट के आईएम्स में एडमिशन मिल जाएगा। अरे भाई हाँ मिल जाएगा, लेकिन एमबीए में नहीं, वो जो उनका दूसरा प्रोग्राम है उसके अंदर मिलेगा आपको, राइट, एफपीएम या जो भी उसका नाम होता था। सो प्लीज़ मिसकोट ना करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। ऐसा नहीं है कि सारी छोटी और मीडियोकर फर्म्स गलत होती हैं, बट कई जगह पे हो जाता है, और हम लोग देखते हैं आर्टिकलशिप के किस्से के सिखाया नहीं जा रहा, और उसके लिए आईसीआई भी इनिशिएटिव ले रहा है, अभी ई डायरी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, वो सारी बातें हैं, राइट। तो आप देख रहे हो कि बच्चा ना हर तरह के बैकग्राउंड से आ रहा है, फाइनेंशियल, एजुकेशन, और बच्चे का एक्सपोजर भी बिल्कुल अलग है, तो इसलिए सैलरीज भी बिल्कुल अलग है, राइट। यू कैन नॉट से कि भाई एक स्टैंडर्ड जो है वो सैलरी है और वही सबको जो है वो मिलनी चाहिए, राइट। सैलरीज भी यहाँ पे बहुत डिफरेंट होती हैं, कोई स्टैंडर्ड सैलरी नहीं है। कोई सीए बहुत पैसे कमा रहा होगा, कोई फ्रेशर सीए हो सकता है जॉब के लिए अभी तरस रहा हो कि भाई उसको 2-3-4 महीने लग जाए जॉब ढूंढने के लिए, राइट। मैं कोई मोटिवेशनल बात नहीं करने आया हूँ कि सीए कभी भूखा नहीं बैठता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो सारी बातें सही हैं, लेकिन कुछ सीएस को स्ट्रगल करना पड़ता है जॉब के लिए, कुछ सीएस को नहीं करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन जो हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर है, राइट। इस एपिसोड में आप लोग बने रहें, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। skill91.com या फिर हमारी नई एकेडमी लर्न अकेडमी LEARNN learn.club पे आप लोग जा सकते हैं और आपको बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज बहुत कम प्राइस पे मिल सकते हैं। एनीवन Edu91 पे भी आप लोग इस समय जा सकते हैं और आपको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल की क्लासेस मिल सकती हैं। तो इन वेबसाइट्स को जरूर चेक कीजिएगा। हमारा एक कोड भी चल रहा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इवन वीडियो में भी हम लोग आपके सामने मेंशन कर देंगे ताकि आप लोग उसका फायदा उठा पाएं, राइट। अब चलते हैं वापस हम लोग अपनी वीडियो के अंदर। सो आपने अभी तक जो चीज़ें बोली, आई थिंक वो कॉन्टेक्स्ट बहुत सही आपने दिया कि कैसे सैलरीज वेरी कर रही होती है, किसी ने आर्टिकलशिप कहाँ से करी है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इवन वहाँ पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है जिन्होंने आर्टिकलशिप करी और फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में चले गए, एग्जैक्टली वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। बट व्हाट आर द फिगर्स दैट आर लाइक गोइंग ऑन? ओके, सो एक कैंपस प्लेसमेंट कराता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अगर हम उसके फॉर्मल फिगर्स की बात करें तो देयर इज़ अ बैड न्यूज़। वो बैड न्यूज़ क्या है कि करंटली हमें थोड़ा सा सैलरी में स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा है, राइट। अगर मैं बात करूं जो कैंपस हुए थे उसमें भी 13-14 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज जा रहा था, जो कि अब 12.5-13 लाख पे आ गया है विद इन 1-2 ईयर्स, राइट। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द सप्लाई ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बढ़ गए हैं और ऐसी बातें कही जा रही हैं, राइट। बट डेफिनेटली वहाँ पे एक स्टैग्नेशन है। और एक बात मैं और बोल दूँ वृंदा कि
अभी ये सुनने के बाद एकदम ऐसे पार्टी करने की ज़रूरत नहीं कि यार अच्छा फिगर है 13-14 लाख तो, या 12.5 लाख भी एक अच्छा फिगर हो सकता है किसी के लिए. लेट मी टेल यू, दिस इज़ कैंपस नंबर्स, राइट. एंड मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा ये नंबर्स कैसे बने हैं, राइट, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता. बट मुझे पता है कि ज्वाइनिंग बोनस भी होते हैं और बहुत सारे CTC जब आप बनाते हो ना, तो CTC को एम्प्लॉयज़ के शास्त्रों में छल कहना चाहिए, राइट. सो वो एक बात है. बट अगर आप ऑफ कैंपस आओ तो आपको रियलिटी जो है ना वो हिट करती है. बट बीच में एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जब आपने कैंपस प्लेसमेंट बोला, सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंपस प्लेसमेंट? हाँ, ओके, गुड क्वेश्चन. अराउंड 20-30% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो पास होते हैं वही प्लेस होते हैं कैंपस प्लेसमेंट में. और इसलिए बोल रहा हूँ कि वो ट्रू फिगर नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि अभी भी 70-80% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो ऑफ कैंपस जाते हैं, राइट. तो इसलिए ऑफ कैंपस वाला नंबर जानना जरूरी है. अगेन ये नंबर भी हमारे पास इनफॉर्मली अवेलेबल है, राइट. क्या है ये नंबर, मैं आपको बताता हूँ. तो ये नंबर बहुत ज़्यादा वेरी करता है. अभी मैंने रिसेंट कुछ पोस्ट देखी, कोलकाता जैसी सिटी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया जा रहा है, एंड एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए वो जॉब थी. अराउंड 3 to 5 ईयर्स का आसपास का शायद एक्सपीरियंस मांग रहे थे, एंड दे वर ऑफरिंग 5 to 6 लाख रुपीज़, विच इज़ वेरी लेस, राइट. एंड अगर मैं ऑफ कैंपस के फ्रेशर्स की बात करूँ तो ये जो बोल रहा हूँ ना, मैं ये बोलते हुए मुझे डर लग रहा है, बट मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और सच्चाई सबके सामने लेके आए. सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सो ऐसा भी हो सकता है कि एक Tier 2, Tier 3 सिटी में अगर आप CA की जॉब कर रहे हैं किसी फर्म में, तो शायद आपको 25-30 हज़ार रुपये महीना, 40 हज़ार रुपये महीना की जॉब मिले, राइट. अगर मैं एक एवरेज आउट करने की कोशिश करूँ ऑफ कैंपस नंबर्स को, तो मुझे लगता है कि 6-7 लाख का एवरेज नंबर जो निकल के आना चाहिए पर एनम का, राइट. बट उसमें भी आपको 25-30 हज़ार में भी मिल जाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और फिर वो 50-60 हज़ार में भी मिल जाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. अगेन ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, जो मेरी CA से बात होती है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ. यहाँ मैं किसी भी तरीके से CA कोर्स को ऐसे डिमीन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. एंड यू नो, इसके पीछे के भी कारण है कि क्यों उतनी ही सैलरी मिल रही है 25-30 हज़ार एक व्यक्ति को. और हाईएस्ट सैलरी की मैं बात कर लेता हूँ, कैंपस प्लेसमेंट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 लाख के आसपास की हाईएस्ट सैलरी CTC जिसे बोलते हैं वो जा रही होगी. तो आप देख रहे हैं कि अराउंड 3-4 लाख मिनिमम साइड पे अगर मैं देखूं, 3 से 4 लाख रुपए साल की सैलरी टू आपका 25 लाख रुपए साल की सैलरी. और एक बात मैं यहाँ पे और बोलना चाहता हूँ, इस बात का फ़ायदा कोई भी इस तरह से ना उठाए कि देखो जी ACCA को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, CFA को ज़्यादा सैलरी मिल रही है. अभी ट्विटर पे मुझे किसी ने कमेंट करके बताया था कि भाई CA में 5 साल लग जाते हैं और सैलरी उसमें कम मिलती है, इससे बढ़िया आप ये वाले कोर्स कर लो. तो मैंने उनको यही रिप्लाई दिया था कि कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलत फहमी मत पालो. आज की डेट में सैलरी ना आपकी डिग्री पे कम डिपेंडेंट है, आपके स्किल पे ज़्यादा डिपेंडेंट है. तो चाहे आप ACCA कर लो, CFA कर लो, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो भैया नहीं मिल रही सैलरी, बात खत्म, राइट. अगर आप एम्प्लॉयर को, क्लाइंट्स को वो चीज़ नहीं दे पा रहे हो जो उनको चाहिए, तो आपको नहीं मिल रहे पैसे, बात खत्म हो गई, राइट. तो इस बात पे आप डिमीन करना CA कोर्स को कि भाई कम सैलरी मिल रही है, ऐसा नहीं है. ऑन द अदर हैंड फिर आप ये भी देखो ना कि कुछ CAs ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं. यस. तो वही है कि आपने क्या, सब कुछ ना आपके नैरेटिव और प्रोपेगेंडा पे डिपेंड करता है, आपने क्या आगे लेके आना है, राइट. तो आप जो स्टोरी बनाना चाहते हो वो आप बता सकते हो. कहते हैं डेटा नेवर लाइज, बट लेट मी टेल यू, डेटा स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ द पर्सन जिसने वो डेटा बनाया है, राइट. डेटा से आप जो मर्जी बुलवाना चाहो आप बुलवा सकते हो, राइट. और पर्सनल फाइनेंस पढ़ा के सीख के मुझे ये समझ आ गया कि डेटा से जो मर्जी बुलवाओ, डेटा गोल्ड को हीरो भी दिखा सकता है, गोल्ड को जीरो भी दिखा सकता है, डेटा एक म्यूचुअल फंड को हीरो भी दिखा सकता है, जीरो भी दिखा सकता है. तो दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द पर्सन जो प्रेजेंट कर रहा है. सो मैं आपको एक फेयर व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रू एंड फेयर व्यू, दैट अगर आप नंबर्स की बात करते हैं, कैंपस में 12-13 लाख के आसपास का आपको एवरेज मिलेगा. हाईएस्ट कैंपस में आपको 25 लाख 30 लाख के आसपास, मतलब 25 से 30 लाख के बीच मिलेगा. ऑफ कैंपस जब आप आते हैं तो हालात थोड़े से डिफरेंट हैं, जहाँ पे 70-80% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्लेस होते हैं. इवन आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है कि आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़े जॉब लेने के लिए. ऐसे जॉब चल के आपके पास नहीं आ जाएगी, मतलब इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, वो आपको ऑब्वियसली ऑन कैंपस भी करना पड़ता है. और वहाँ पे जो फिगर्स हैं वो आप ये मान के चलो 4 लाख रुपए, 3 से 4 लाख रुपए साल से लेके 7 से 8 लाख रुपए साल के बीच में घूम रहे होंगे, राइट. एंड ये रियलिटी है. इस पे अगर कोई ऑफेंड हो रहा है तो भाई वो फिर वो रियलिटी चेक नहीं कर रहा है, फिर आप सच्चाई से रूबरू नहीं होना चाहते, आप सिर्फ गुलगुलू बातें सुनना चाहते हो और गुलगुलू बातें होंगी नहीं हमसे, राइट. सो दीज आर दी फिगर्स जो आपको लमसम में यहाँ पे दिख रहे हैं. एग्जैक्टली. और यहाँ पे ना मतलब एक चीज़ और है जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब हम दोनों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि इतना वेरिएशन क्यों है. हम जब अपनी टीम के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर कर रहे होते हैं, देयर आर टाइम्स लाइक उन्हें गूगल ड्राइव खोलना सिखाना पड़ रहा होता है हमें, विच इज़ लाइक
आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप इतना एक्सपेक्ट करोगे कि उन्हें गूगल ड्राइव एक मेल लिखना आता हो, बेसिक मेल नहीं लिख पा रहे हैं, सो वहाँ पे डिफरेंस आएगा डेफिनेटली। यस यस यस, आपने बहुत बहुत अच्छा मुद्दा रेज किया है। मतलब ऑनेस्टली गाइज, जब हमारी टीम में अभी एज ऑफ नाउ 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते थे, राइट। हमने ये एक्सपीरियंस किया कि एक सीए को हायर करने के लिए हमें बहुत सारे सीएस को जो है वो इंटरव्यू करना पड़ता है, एंड बिलीव मी कहीं तो ऑन द फेस ऑफ इट रिजेक्ट हो जाते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट विद इन सेकेंड्स, मतलब लाइक फर्स्ट क्वेश्चन एंड मतलब हमें समझ आ गया होता है कि वी वोंट बी एबल टू हायर देम। एंड सबसे बड़ा टर्न ऑफ एज अ ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको बता रहा हूँ हमारे लिए क्या होता है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक टेक जो है ना, जो आजकल शायद मुझे लगता है, शायद क्या, मैं अपने डॉटर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरी डॉटर को मुझसे ज़्यादा गूगल ड्राइव आती है यार, राइट। मतलब गूगल ड्राइव ऑपरेट करनी आती है, चाहे वो गूगल शीट है, चाहे कुछ भी कैनवा है, या कोई भी सॉफ्टवेयर हैं, वो मुझसे ज़्यादा वो नेटिव है उससे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको नेगेटिवली ना लेते हुए, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ये सब चीज़ें सीखें, राइट। रादर देन आप कहीं जाएं और आपकी इस तरीके से आपको परेशानी हो, आप ये सब चीज़ें सीखें तो वो ज़्यादा बेटर है, राइट। रादर देन ब्लेमिंग कि हमें सैलरीज नहीं मिल रही, इट्स बेटर टू वर्क ऑन योरसेल्फ। एग्जैक्टली। सो आपने अभी की सिचुएशन तो बता दी, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आपने अपना सीए क्वालिफाई किया था तब क्या सैलरीज की सिचुएशन थी? ओके, तो मुझे ना बड़ी अच्छी तरीके से बातें याद हैं। मैं मतलब इसके बहुत डेप्थ में नहीं जाता कि मैं क्या जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्या कर रहा था, बट येस, जो मेरा फर्स्ट पैकेज था दैट वाज अराउंड, मतलब जो मेरी जॉब लगी थी, जो मैंने छोड़ दी थी, जो मेरी गलती थी, मैंने विद इन 7 days छोड़ दी थी वो जॉब, राइट। वो उस समय अराउंड 42,000 या मतलब कुछ ऐसे 40s की रेंज में मेरा पर मंथ जो है वो सैलरी मेरी लगी थी उस टाइम पे, राइट। और ये टाइम है 2011 का। तो आप ये समझ लो कि 5-6 लाख का पैकेज, 5 से 6 लाख के बीच का पैकेज था, राइट। एंड मेरे पास कोई रैंक नहीं था, ओके। मेरी आर्टिकलशिप ठीक जगह से हुई थी, मैंने आर्टिकलशिप में अच्छा एक्सपोजर लिया था, और मेरे को उस समय पे 5-6 लाख का पैकेज लगा था। अब प्रॉब्लम ये कि वो 5-6 लाख आज अगर मैं अपने आप को एवरेज मानूं तो वो 12-13 लाख पे आ गया है, राइट। बट वो 15 साल भी बीत गए हैं, राइट। लेकिन उस समय मैं आपको बताऊं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि टीयर 2 सिटीज़ की बात करूं, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, वो वहाँ पे 15-20 हज़ार रुपये में भी जॉब कर लेते थे, राइट। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, खासकर सीए फर्म में। इवन मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, वन ऑफ माई फ्रेंड, वो मेरे साथ ही उसने क्वालिफाई किया था, उसने दिल्ली में एक सीए फर्म में ज्वाइन किया था 25,000 रुपीज़ पर मंथ में, उस टाइम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, यानी 3 लाख के आसपास। सो द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि अगर आप कंपेयर करोगे, ऑब्वियसली एवरेज सैलरी बड़ी है यहाँ पे, राइट, बट उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी, ये मुझे लगता है। दूसरा मुझे लगता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे मैं बार बार ये बात रिपीट करूँगा कि इट इज़ यू हु इज़ गोइंग टू डिसाइड कि आपको क्या सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको पहले डिजर्विंग बनना पड़ेगा, सिर्फ डिज़ायर्स नहीं रखनी पड़ेंगी। तो आप अगर डिजर्विंग है तो आप डेफिनेटली एक अच्छी सैलरी को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमने 2010 में शायद हाईएस्ट पैकेज देखा था 70-75 लाख रुपए का, राइट। और आपने कोई वीडियो भी कहीं रिकॉर्ड करी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आशीष नाम है उस व्यक्ति का, मैंने उनके साथ जो है पॉडकास्ट भी किया हुआ है, राइट। काफ़ी मेरी उनसे चैट्स वगैरह भी हुई हैं, 70 और 75 लाख पर annum। बट वहाँ पे ना मैं अपने एक फ्रेंड को बता रहा था, हाँ, ओलाम इंटरनेशनल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आशीष अग्रवाल उस व्यक्ति का नाम था, राइट। एंड मेरी उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत भी हुई। तो मैं अपने एक फ्रेंड को बता रहा था हु इज़ एन MBA, तो मैंने उनको जैसे बोला 70-75 लाख का मैं, उन्होंने कंपनी का नाम बता दिया कि यही कंपनी थी क्या, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इवन किडनैपिंग तक का खतरा होता है, किडनैपिंग में भी क्लॉजेज होते हैं कि भैया कितनी बार बचाएंगे, कितनी बार नहीं बचाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी। बट एनीवेज, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि ये ना आप उन्हें एवरेज तो बिल्कुल नहीं मान सकते, और वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके वाली बात है। और शायद ऐसे भी लोग हों जो इस तरह के जॉब्स को रिजेक्ट कर दें, राइट। उन्हें 70-75 लाख का ऑफर मिल रहा हो, बट बिकॉज उनको लग रहा है कि यार माई लाइफ इज़ एट स्टेक, तो वो शायद ना जाए। एनीवेज, तो ये भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दी कि पता होना चाहिए कि क्या चल रहा था उस समय पे। तो उसको हम हाईएस्ट सैलरी ना बोल के उसे हम वन ऑफ इवेंट जो है वो बोल सकते हैं। अभी की हाईएस्ट सैलरी 25-30 लाख के बीच में जो है वो चल रही है। सो मेरे टाइम पे ये केस था कि एक एवरेज व्यक्ति को मुझे लगता है कि उस समय 5 से 6 लाख का पैकेज जो है मिल जाता था, राइट। और डाउन साइड पे ऑफ कैंपस अगर मैं देखूं तो वही 15-20-25 हज़ार वाली सैलरीज जो है वो उस समय चल रही होती थी, राइट। सो आपने एवरेज सैलरीज तो बता दी, बट आई थिंक हर प्रोफाइल अगर हम देखें, अलग अलग प्रोफाइल्स देखें, तो सैलरीज वेरी करती हैं। yes. तो उस पे आपका क्या कहना है? अगर एक पर्सन ऑडिट में है या मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में जा रहा है, तो लाइक व्हाट इज द सैलरी पैकेज? मैं आपको बताऊं, प्रोफाइल की सैलरी वेरी कर रही है। और इवन मैंने एक प्रैक्टिस देखी है अभी, शायद कोई उसे एकदम फ्रंट में आके एक्सेप्ट ना करे, बट मैंने प्रैक्टिस देखी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बिग 4 में आर्टिकलशिप करी है,
अब आप बिग 4 में ही आगे जॉब कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आपका पैकेज ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दी पर्सन जो सेम प्रोफाइल पे आ रहा है बाहर से, राइट। और हो सकता है आप उसको सेम पोजीशन भी ना मिले जो आपको मिल जाए, राइट। तो आर्टिकलशिप का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। हाँ, अगर आप आप बाहर भी किसी फर्म से आ रहे हैं लेकिन अच्छी आपकी एक्सपोजर है आर्टिकलशिप का, तो आपको सेम प्रोफाइल और सेम पैकेज मिल सकता है, राइट। बट ऐसा मैंने देखा है कि उसमें भी डिफ्रेंसिएशन होता है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, मुझे लगता है जो कोर प्रोफाइल है जैसे कि ऑडिट वगैरह हो गया, उसमें आप जो पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी जगह पे, वो आप ये मान के चलिए कि बिटवीन 6 to 10 लाख के आसपास आपको मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन मैनी अदर फैक्टर्स। तो उसमें नहीं जा रहे, बस 6 से 10 लाख के आसपास का आपको जो है पैकेज मिल सकता है, राइट। फिर आप और प्रोफाइल्स जो आजकल बड़ी थोड़ी नीश डेवलप हो रही है, जैसे कि M&A की बात कर लीजिए, मर्जर एंड एक्विजिशन की बात कर लीजिए, वहाँ पे आपको 10 से 14 लाख के बीच का पैकेज जो है वो मिल सकता है। अगेन इसमें एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं आपको एक रेंज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी रहे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। एंड ऑब्वियसली फिर एक प्रीमियम जॉब्स जैसे आप बोलते हो, आप अगर किसी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में चले गए, जैसे हम MBB बोलते हैं, वहाँ चले गए, तो वो थोड़ा सा पैकेजेस जो है वो और बढ़ जाते हैं, राइट। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आ पाऊँ, आप लोगों से बातचीत करा पाऊँ जो वहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो सैलरीज का एक फेयर आइडिया जो है वो मिल जाएगा। सो मान के चलिए कि आपको 6 से 14 लाख के बीच में जॉब मिलने वाली है, राइट। और ये तब जब आप Tier 1 सिटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं और आपके प्रोफाइल पे भी ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। एंड जस्ट इन केस मैं आपको बता दूं कि अगर आप सेमी क्वालिफाइड हैं, राइट, तो आप, मुझे लगता है कि 5 लाख से 6 लाख से ऊपर का पैकेज एक्सपेक्ट मत कीजिए। इससे भी कम, इससे भी लोअर साइड पे ही आपको जो है पैकेज मिलेगा। अब देखो कोई एक्सेप्शनल केस है भाई, वो सेमी क्वालिफाइड है लेकिन उसको बहुत अच्छा उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो शायद उसको ज़्यादा अच्छे पैकेजेस जो है वो मिल जाए, ओके। एंड अभी एक और रिसेंट कंट्रोवर्सी है, मैं आपको बताऊंगा। एक पिक्चर सर्कुलेट हो रही बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कि डिग्रीज़ बेकार होने वाली हैं बहुत जल्दी, एंड मैं उससे बहुत ज़्यादा अग्री भी करता हूँ। डिग्रीज़ बहुत जल्दी बेकार होने वाली है, और ये शोर वैसे बहुत समय से चल रहा है, बट ना वो धीरे धीरे रियलिटी हिट करने लग गई है। तो खैर, कमिंग टू योर पॉइंट, येस, प्रोफाइल वाइज जो है ऑब्वियसली सैलरी मैटर करती है, डिफर करती है, और मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश करी कि क्या सैलरीज आज की डेट में चल रही हैं, राइट। सो पैकेजेस की जब बात होती है ना, तो एक चीज़ साथ में और जोड़ ली जाती है कि रैंकर है तो पैकेज ज़्यादा होगा, अगर रैंक नहीं आई है तो पैकेज कम होगा। तो उस पर क्या कहना है आपका? अगेन जेनरिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते आप, थोड़ा आपको इस पर ना नुआंस डिस्कशन करना पड़ेगा। इवन सम पीपल से कि भाई ये रैंक वाला सिस्टम ही खत्म कर दो, CA इज़ अ CA, राइट। मैं इससे ना कहीं मैं पार्शली एग्री करता हूँ, पार्शली डिसएग्री करता हूँ यार। क्यों? फिर तो सारे ही आप ग्रेडिंग सिस्टम भी खत्म कर दो ना, जिसने 10th पास करी उसने 10th पास करी, जिसने 12th पास करी उसने 12th पास करी है। सो कहीं ना कहीं आपका जो आपने एकेडमिक्स में हार्डवर्क किया वो रिफ्लेक्ट करने का तरीका है ये, A। B, रैंकर्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका स्पेशल जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और वो जैसे GMCS होता है उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया है जहाँ पे वो अच्छे B स्कूल्स में जाते हैं, उनकी फैकल्टी से इंटरेक्ट करते हैं, सीखते हैं। और इवन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कंपनीज कुछ ना स्पेशल लीडरशिप प्रोग्राम्स भी निकालती हैं जिसके अंदर रैंकर्स को बिठाया जाता है। आदित्य बिरला ग्रुप का मुझे ध्यान आ रहा है कि इनके अलग से प्रोग्राम्स होते हैं जो रैंकर्स को इनवाइट भेजते हैं कि आप ये प्रोग्राम अटेंड कीजिए, और वहाँ पे फिर उनको वो ग्रूम करते हैं, फिर अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी वहाँ से हो सकती हैं आपकी। सो नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि यार रैंकर्स को एक अलग ट्रीटमेंट मिलती है, जिससे मैं पार्शली अग्री भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क तो देखो ज़्यादा किया है, राइट। ठीक है, अब इसमें कोई भाई लड़ना चाहता है लड़ लो, अगेन ये सच्चाई है, सच्चाई बहुत ज़ोर से लगती है, एकदम ऐसे सुन्न हो जाता है बंदा, ऐसे लगती है सच्चाई। मेरा रैंक नहीं था तो मैं इसलिए इस चीज़ को लेकर मैं जलता नहीं हूँ कि मेरा रैंक नहीं था, उसका रैंक था, उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रही है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि क्या उनकी जॉब अच्छी लगती है, ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर एक रैंकर सिर्फ अकेडमिकली ही स्ट्रांग है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी जॉब बहुत अच्छी लग जाएगी, वो भी स्ट्रगल करेगा, पक्की बात है जॉब के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका स्किल चेक होने वाला है वहाँ पे जाके, आप कितने स्किलफुल हो, दैट इज लाइक इम्पॉर्टेंट। यस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो वाली स्टोरी के एक AIR-1 था, उसको जॉब से निकाल दिया गया, तो वो फेक है, राइट, वो फेक है, मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि मैं खुद उस AIR-1 को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ओके। तो रैंकर होने के बाद भी आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके टेक्निकल स्किल्स चेक होंगे। हाँ, ये बात है कि आप रैंकर हैं और भाई आपको अगर जॉब नहीं मिल रही, आप अकेडमिकली स्ट्रांग हो, तो कोचिंग इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, आप कोचिंग में आ सकते हो, राइट। हम तो ना रैंकर थे, मतलब ना
एकेडमिकली बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रांग था और ना ही भाई टेक्निकली मैं एवरेज था। मैंने आपको बता ही दिया, वो जो जॉब लगी थी वो एवरेज बंदे की लगती है, राइट। कोचिंग मेरा प्यार था शुरू से ही, 2005 से, तो मैं उसके अंदर आ गया था। एनीवेज, सो द पॉइंट इज़ कि येस, रैंकर्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है, मैं पार्शली उससे एग्री करता हूँ। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि रैंकर्स हैं तो पैकेज ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा अच्छा पैकेज मिलेगा। पैकेज आपके स्किल पे, आपकी नॉलेज पे, आपके टेक्निकल चीज़ों पे, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल पे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। आपके रैंक पे कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी जॉब भी लग जाएगी और आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे नॉन रैंकर्स को हम भी जानते हैं जिनकी इवन रैंकर से ज़्यादा सैलरीज हैं इस टाइम पे। सो डेफिनेटली इट्स नॉट ट्रू। यस। सो आजकल ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी, जब इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है तो दुबई सामने आ जाता है कि दुबई में क्या चल रहा है, सीएस को लेके क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड कैसे सीएस वहाँ पे काम कर सकते हैं, क्या सैलरीज हैं, सारी चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगी। तो बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि सारे सीएस एक मिशन पे हैं, चलो दुबई, राइट। एंड दुबई में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, बट ना अगेन फैक्ट ये है कि भाई वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत हाई है। ओके, मैं आपको अपना दुबई का इंस्टेंस बताता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, मैं एक बार दुबई गया हूँ, राइट। मुझे वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई है। मैंने एयरपोर्ट पे लैंड किया, मैं अपने होटल के बाहर जाके खड़ा था, मैं किसी की वेट कर रहा था और एक दो सीएस थे, मैं उनकी वेट कर रहा था। तो वहीं पे मुझे 3-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल गए, और ऐसा नहीं कि एक साथ, पहले एक मिला, अच्छा सर ये सर वो सर, फोटो क्लिक करी, अच्छा दूसरा मिला, मतलब मेरे को 10 मिनट के अंदर वहाँ पे 3-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल गए। सोच के देखिए आप, राइट, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर उसी रात हम लोग मॉल गए, मॉल में मुझे सीएस मिलने लग गए। सो पॉइंट मेरा ये है कि एक तो भाई दुबई में सीएस बहुत सारे हो गए, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत सारे हैं। दूसरा, वहाँ पे पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं, बट वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि अगर आपको वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो स्टार्टिंग अपॉर्चुनिटी आपकी, मुझे लगता है 20-25 लाख के आसपास की आपको वहाँ पे मिल सकती है, राइट। 10-12 हज़ार AED जिसे आप बोलते हैं पर मंथ आपकी जॉब वहाँ पे लग सकती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई, राइट। एंड और वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती, वहाँ पे ऐसे पैकेजेस में ना बहुत जल्दी आपको वहाँ पे इंक्रीमेंट्स नहीं मिलते हैं, आपको जॉब हॉप करनी पड़ेगी। वहाँ पे इंक्रीमेंट्स ऐसे नहीं मिलते जैसे इंडिया में एक होता है ना कि बस 6-7% तो ग्रोथ चाहिए, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, राइट। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। एंड वहाँ पे एक 50 लाख सैलरी अगर कोई कमा रहा है और विद फैमिली वहाँ पे है, तो वो बड़ा वहाँ पे ना वो बड़ा चिपक के रह रहा होगा, नहीं भाई खर्चे कम करना है, ये करना है, दिक्कत हो रही होगी उसको। ऑल्दो वहाँ पे टैक्स नहीं है, ये सारी बातें हमेशा बताई जाती है कि टैक्स कम है वहाँ पे, बट एट द एंड ऑफ द डे टैक्स नहीं है तो आपका रेंट देखो वहाँ पे कितना है, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस देखो कितना है, अकोमोडेशन हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, बच्चों की स्कूल फीस वगैरह हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा है उस तरफ, राइट। आप अगर भी सिंगल हैं, आपकी फर्स्ट जॉब है, आप चाह रहे हैं कि मैं 5-6 साल 7-8 साल बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर सकता हूँ और मैं जाता हूँ, मैं रहूँगा, मैं शेयर्ड अकोमोडेशन में रहने के लिए तैयार हूँ, वो आपके लिए बहुत बढ़िया जगह है। आप इनिशियल कैपिटल इकट्ठा कर सकते हो, इनिशियल एक्सपोजर ले सकते हो, और वहाँ पे फिर आप नई अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है वो ढूंढ सकते हो। सो डेफिनेटली अच्छे पैकेजेस हैं, बट एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ हाई। क्वालिटी ऑफ लाइफ मैंने सुना है बहुत अच्छी है वहाँ पे, ऑल्दो मुझे तो इंडिया ज़्यादा हमेशा से प्रेफर्ड है, अभी तक तो इंडिया ही प्रेफर्ड है मेरे लिए, राइट। तो ये सिचुएशन है अगर मैं बात करता हूँ दुबई की, और किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो मुझे लगता है कि ना हर जगह पे यही सिचुएशन है कि पैकेजेस ज़्यादा हैं यहाँ से, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग भी साथ में जो है वो अटैच होकर आती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ एक सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी को वहाँ पे अच्छी लग सकती है, किसी को यहाँ पे अच्छी लग सकती है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ में आई अंडरस्टैंड आपका इंफ्रा और पॉल्यूशन और ये सारी चीज़ें आती है, बट साथ में आपके ना रिलेशंस भी आते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको फैक्टर इन करनी पड़ती हैं, वो आपके लिए एक जजमेंटल चीज़ जो है वो हो सकती है। आपने एक चीज़ बीच में बोली कि आपको दुबई में इतने इंक्रीमेंट्स नहीं मिलते, आपको जॉब हॉपिंग करनी पड़ती है। सो इज़ इट रियली ट्रू फॉर इंडिया ऑल्सो? मेरे हिसाब से इंडिया में ठीक ठाक इंक्रीमेंट्स मिलते हैं यार, मतलब इन कंपैरिजन टू दुबई में बोल रहा हूँ, इन कंपैरिजन टू दुबई यहाँ पे बेटर इंक्रीमेंट्स आपको मिलते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको बहुत बड़ा जंप चाहिए तो आप स्किल ऐड करो, जॉब हॉप करो, तो वो मिलेगा आपको। और ये भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वेल रिकग्नाइज्ड हो, आप बढ़िया काम कर रहे हो, तो हो सकता है वो भी आपको जाने ना दे, वो आपको अच्छा इंक्रीमेंट दे दे। बट दुबई में जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, राइट, क्यों है ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि रिसेंटली मैं अपने किसी रिलेटिव के लिए सारी चीज़ें जो है रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे इंक्रीमेंट्स जो है वो नहीं मिलते हैं। राइट। सो एक चीज़ और बोली जाती है कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स, जो स्टूडेंट के मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हैं ड्यूरिंग द सीए जर्नी, तो वो एक सैलरी किलर है लॉन्ग रन में, तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है? आपने एक बात सही बोली, एक बात गलत बोली। सैलरी किलर है हाँ, लॉन्ग रन में ना। क्यों? ऑब्वियसली यार देखो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं। अगेन ये भी एक सच्चाई है। आपको मोटिवेशन चाहिए, प्लीज़ आप संदीप महेश्वरी जी की वीडियो जाकर देखिए, बहुत मोटिवेशन मिलेगी आपको, ठीक है।
सच्चाई ये है कि अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं तो आपको इनिशियल जॉब सर्च करने में, जॉब लगने में और सैलरी पैकेजेस में दिक्कत आएंगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इम्पैक्ट जो है वो आप डिमिनिश कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, बल्कि इस इम्पैक्ट को आप नेगेटिव कर सकते हैं। नेगेटिव मतलब आप हो सकता है कि सिंगल अटेम्प्ट वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट से, रैंक होल्डर सीए से आप आगे निकल जाएं, आउट परफॉर्म कर जाएं। सो येस, इनिशियल आपको हिकअप्स आएंगे, आपको जब जॉब ढूंढनी होगी, आपके सीवी में आई डोंट नो कैसे आप उसको टेक्निकली प्रेजेंट करेंगे, बट दिखता है वो कि अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं तो इवन मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, कोई शायद इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, बट सच्चाई ये है कि कई बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट के हिसाब से फिल्टर भी लगा दिया जाता है, राइट, कि इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स से ज़्यादा वाले बच्चे हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, और ये एक सच्चाई है, राइट। इसको आप अगेन फिर से मोटिवेशन चाहिए तो मैंने आपको बता दिया कहाँ मिलेगी, आपको जाइए आप, बट सच्चाई यही है भाई। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स शुरुआत में दिक्कत दे सकते हैं, बट ग्रेजुअली आप उस जो इम्पैक्ट है, उस जो प्रॉब्लम है, आप उसको जो है वो बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं। राइट। सो अब आपने जब सैलरी नंबर्स बता दिए, फिगर्स अब हमारे सामने हैं, तो हो सकता है हमारे ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हल्का सा डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। सो उन्हें क्या करना चाहिए और आप क्या मैसेज पास ऑन करना चाहोगे? आई थिंक ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएज ना और डॉक्टर्स, आप एक बार दोनों प्रोफेशन को साथ में रख के देखिए, आपको कोई भी अच्छा रिच डॉक्टर मिलेगा ना, वो एक एज के बाद ही मिलेगा, राइट। आप देखोगे कि इवन मुझे तो लगता है कि हम फिर भी ब्लेस्ड हैं, डॉक्टरी करते करते डॉक्टर का पूरा वो जो करिकुलम है और जो वो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, मुझे लगता है 30-35 साल तो वही निकल जाते हैं उनके, राइट। अभी मैं स्पीति ट्रिप पे गया था, वहाँ मैं 2 डॉक्टर से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे 35 इवन 40 साल तक तो वही निकल जाते हैं उनके पढ़ते पढ़ते, 35-38 साल तक, राइट। वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड इज अ डॉक्टर, और अभी उसने जॉब शुरू नहीं करी है, एंड वी आर ऑफ अ सेम एज, मतलब 1 साल का डिफरेंस है हमारा, बट अभी तक उसने जॉब शुरू नहीं करी है, अभी उसकी पढ़ाई खत्म हो रही है, अभी उसने सुपर स्पेशलाइजेशन करनी है। ओके, तो अब आप समझिए इस बात को, तो अर्निंग उनकी शायद अभी हो रही हो थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही होगी, राइट। एग्जैक्टली, मतलब उतना नहीं है ना जितना हम डॉक्टर्स को देख के समझ लेते हैं तो इतना कमा रहे हो। डॉक्टर्स पैसे कमाते हैं, डॉक्टर्स पैसे कमाते हैं, लेकिन कब कमाते हैं? एक पर्टिकुलर एज के बाद कमाते हैं, राइट। ऐसे सीएस के साथ है, आपकी स्टार्टिंग शायद हो सकता है कम हो, राइट, बट पता है सीए वंस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपकी पहली जॉब शुरू हो जाती है, अब सब कुछ ना आपके ऊपर है। अब आप कितना इसमें बोलते हैं कि आप कितना जो है इसमें वैल्यू एडिशन करते हो, आप कितना जो है वो नई चीज़ें सीखते हो, कितना जो है आप अपनी इंडस्ट्री को पेनिट्रेट करते हो, आप जिस भी इंडस्ट्री के अंदर हो आप कितना उसके डिटेल में जाते हो, कितना उससे रिलेटेड चीज़ें आप सीखते हो। मैं कह सकता हूँ कि अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट एज लाइक अ फाइन वाइन, राइट। तो अच्छी वाइन की तरह आप एज करेंगे और आप उतना ज़्यादा जो है वो निखर के बाहर आ सकते हैं अपने सीए बनने के बाद, चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। बट पॉइंट पता है वही आ जाता है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू हेवन, नो बडी वॉन्ट्स टू डाई। हर किसी को स्वर्ग जाना है, मरना कोई नहीं चाहता है। तो आपको स्वर्ग जाना है तो आपको मरना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट ये है कि भाई अगर आपको वो फाइन वाइन वाली बात लेके आनी है अपने अंदर, तो आपको अपने आप को वो मेहनत भी करनी पड़ेगी। आई नो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज 45 ईयर 50 ईयर्स कहीं नहीं पहुँचे, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं करी। और मुझे प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो अपना या तो उनका वही एम हो कि भाई मुझे तो चिल मारना है ज़िंदगी में, मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। अगर उनका एम ये नहीं था और वो दूसरों को देख के परेशान हो रहे कि यार वो चार्टर्ड अकाउंटेंट देखो 45 साल की उम्र में कितना कुछ कर गया, उसकी कितनी बड़ी फर्म है, 50 साल की उम्र में वो कितना कुछ कर गया, कितनी बड़ी फर्म है, कितनी अच्छी अर्निंग कर रहा है, कितने अच्छे लोगों से वो उसकी क्लाइंटेल कितनी अच्छी है, तो फिर आपकी गलती है, आप भी वो सब चीज़ें कर सकते थे, राइट। क्योंकि आप आज तो हम लोग बोल सकते हैं कि आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हो, जो हमने बात शुरू करी थी, आपका डिफरेंट एक्सपोजर है, एजुकेशनल एक्सपोजर आपका अलग है, आपका फाइनेंशियल एक्सपोजर आपका अलग है। बट एक बार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए ना, तो आप एट पार आ चुके हो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ। हाँ, अभी हो सकता है कि आपकी ना और दूर हो थोड़ी सी लाइन, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अब आपको कोई नहीं रोक रहा है, अब आपका कोई पेपर नहीं होना है, अब आप किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते हो। अब आप जितना घी डालते जाओगे उतना स्वाद जो है वो आता जाएगा। एग्जैक्टली, अब आप ब्लेम नहीं कर सकते। पहले की सीए में हम पास नहीं हो पा रहे थे, आईसीआई ने मार्किंग्स की कुछ भी हम बोलते थे, यहाँ तो अब नहीं कर सकते, तो सारी गेम आपके ऊपर है। तो सब बराबर हो गए, सबके पास अब बराबर डिग्री। अब आप थोड़ा सा बस अपने बैकग्राउंड के से जो पीछे हैं वो आपको रेस कवर कर लेनी है, वो आपको जो है गैप कवर कर लेना है। सो नाउ इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। सीए में आप सीए को ऐसे देखिए कि सीए इज़ नॉट अ इंट्राडे ट्रेडिंग, सीए इज़ नॉट अ 100 मीटर की आपकी रन। सीए प्रोफेशन जो है इट्स अ मैराथन, राइट। इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, और मुझे लगता है सारे करियर लॉन्ग टर्म ही होते हैं, राइट।
और खासकर सीए और डॉक्टर जैसा जो करियर है, जो प्रोफेशनल्स हैं, इनके लिए तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म है। तो ऐसे ही आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे हिसाब से मेहनत करेंगे और अगर आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, सही गाइडेंस लेंगे, सही मेंटोरशिप आपके पास होगी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक यू आर गोइंग टू ग्रो एंड यू आर गोइंग टू अचीव लॉट ऑफ सक्सेस। राइट, आई थिंक हमने काफ़ी सारी चीज़ें आज Yes. डिस्कस कर ली हैं। यस, तो आई थिंक सो कंक्लूड करते हैं गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड स्किल 91, लर्न अकेडमी और साथ साथ में एडू 91 ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेके आते रहते हैं। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।